Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 32.2 द मिडीवल पीरियड के बारे में। द 11th century saw the emergence of Islam, which created hopes of promoting the interest of the oppressed groups, but it also introduced certain values and practices which did not help to enhance the status of women or emancipate them from their bondage। अब देखिए 11वीं सदी में इस्लाम धर्म आया और उस समय ऐसा लगा, लोगों को ये आशा थी कि जो उत्पीड़ित समूह है, ऑप्रेस्ड ग्रुप, उनके लिए ये होगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के काम करेगा। लेकिन इस्लाम धर्म के कुछ ऐसे मूल्य बने, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हुए जो कि महिलाओं की स्थिति को अच्छा करने में मदद नहीं किए। महिलाएं जो कि एक बॉन्डेज की तरह थीं, बंधी हुई थी, उनको आज़ादी नहीं मिली। आगे देखिए। द सिस्टम ऑफ पर्दा यूजिंग अ व्हील टू कवर द हेड, face, entire body, mostly remaining indoors, which was generally prevalent among royal families, nobles, and merchant prince classes before the advent of Muslim spread to other classes also। अब देखिए, पर्दा का जो सिस्टम था, जिसमें क्या होता था, जो महिलाएं थी वो अपना सर, चेहरा, पूरे शरीर को ढक के रखती थी कपड़े से, साथ ही साथ वो ज़्यादातर घर में ही रहती थी। अब ये पहले क्या होता था, जो शाही परिवार थे उसमें होता था, नोबल्स के वहाँ होता था, मर्चेंट प्रिंस क्लास जो थे वहाँ होता था, ठीक है। लेकिन मुस्लिम धर्म में ये दूसरी जातियों में भी, जो दूसरे क्लासेस हैं, वर्ग हैं, वहाँ तक भी ये प्रथा आ गई। These customary practices of the upper caste, particularly the twice born caste, were considered as the practice of all Hindus। अब देखिए, ये जो ऊंची जाति के लोग थे, ठीक है, जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट जिसको हम कहते हैं, उनमें ये सब चीज़ें होती थी। और जो हिंदूज थे उनमें भी सर ढकने की प्रथा होती थी। द लोअर कास्ट ग्रेजुअली अडॉप्टेड अपर कास्ट कस्टम। अब जो निचली जाति के लोग थे वो आस्ते आस्ते जो ऊंची जाति के लोग थे उनके रीति रिवाज, उनके तौर तरीकों को अपनाने लगे। द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ पर्दा रिजल्टेड इन द सेक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम men who did not belong to their family and also the world outside। अब पर्दा जो था कि औरतें घर पे रहेंगी, सर ढकेंगी, पूरा शरीर कपड़े से ढक के रखेंगी, और बहुत जगह तो ऐसा है कि उंगली तक नहीं देख पाएंगे आप, हाथों में औरतों को ग्लव्स पहनाया जाता है, ठीक है, मास्क जैसा लगा के सिर्फ आंखें दिखती हैं, और बहुत जगह लोग आंखों पर भी एक नेट जैसा पहनते हैं, जालीदार रहता है ताकि वो रास्ते में चले तो देख सकें। तो इससे क्या हुआ कि अपने परिवार को छोड़कर जो दूसरे पुरुष थे उनसे महिलाओं का संपर्क पूरा चला गया। साथ ही साथ घर के बाहर की जो दुनिया है उसमें क्या हो रहा है महिलाओं को पता भी नहीं रहता था, क्योंकि महिलाएं घर की चार दीवारी में ही सिमट कर रह गई थी। मैरिज वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग द मुस्लिम्स एंड इट वॉज अ मैन्स प्रेरोगेटिव टू डिवोर्स हिज वाइफ। अब देखिए, शादी जो तो क्या है, मुस्लिम धर्म में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिसमें जो पुरुष है उसकी इच्छा से ही उसकी वाइफ जो है, बीवी, उसको तलाक मिल सकता है। इन अ सिस्टम वेयर देयर वाज नो प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ एलिमनी मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स, द वाइफ वाज लेफ्ट टू फेंड फॉर हरसेल्फ। अब इसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया जहाँ पर एलिमनी पेमेंट का कोई प्रावधान नहीं था। एलिमनी क्या होता है कि जब हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ता है तो वो उसको पैसा देता है, ठीक है, ताकि वो जो महिला है वो अपना जीवन जी सके। अब इसमें आप सोचते होंगे कि पति पैसा क्यों देता है, तो देखिए, एक औरत सब कुछ त्याग के एक अपने हस्बैंड के यहाँ जाती है,
उसका घर पूरा संभालती है, उसके साथ रहती है, ठीक है, घर का सारा काम करती है, उसके परिवार को संभालती है। पति क्या करता है? वो बाहर जाता है, काम करता है, पैसा कमाता है, घर में पैसा देता है, प्रॉपर्टी बनाता है, बैंक बैलेंस बनाता है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर लड़की शादी नहीं की होती तो वो भी जॉब कर रही होती, वो भी पैसा कमा रही होती, उसके पास भी बैंक बैलेंस होता, प्रॉपर्टी होता। लेकिन लड़की वो सब ना करके अपने पति के घर रह रही है, ठीक है, अपने ससुराल में सब कुछ अपना मान के चला रही है। तो आप एक झटके में उसको अगर तलाक देते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये तो गलत है। तो इसलिए ये माना जाता है कि कानूनन रूप में जो पति है उसका जो प्रॉपर्टी है उसमें पत्नी का भी अधिकार होता है, ठीक है। अमंग द मुस्लिम मैरिज, divorce or inheritance question are decided as per the provision contained in the Muslim personal law शरीयत। अब देखिए, मुस्लिम्स में जो शादियां होती हैं उसमें तलाक के बारे में जो कानून है और जो इनहेरिटेंस है, मतलब संपत्ति किसको मिलेगा, इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत है जिसमें कानून के बारे में लिखा हुआ है। इवन टुडे इन द एब्सेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, शरीयत गवर्न्स मुस्लिम फैमिली लाइफ। आज भी शरीयत जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो मुस्लिम परिवारों का जो जीवन है उसको चलाती है, ठीक है। लोग जो है मुस्लिम, वो शरीयत के कानून के हिसाब से चलते हैं। The fact that a large number of Muslim women have still not been able to access opportunities for education leaves them at the mercy of rigid patriarchal values and practices। अब देखिए, तथ्य ये भी है कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं जो कि अभी भी उनको शिक्षा का, पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। इसकी वजह से वो अपने शादी से पहले पिता के ऊपर और शादी के बाद पति के ऊपर निर्भर रहती हैं। उनके मूल्य, उनके तौर तरीकों पर वो बंधी रहती हैं और उनको मानना पड़ता है। ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड, practices such as polygyny, the marriage in which a man has more than one wife, sati, child marriage, ill treatment of widows, already prevalent during the Dharma Shastra age, gained further momentum। अब देखिए, मिडीवल पीरियड, मध्यकालीन युग में पॉलीजिनी, जिसमें एक लड़का चाहता तो एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लड़की नहीं कर सकती है, लड़का एक से ज़्यादा बीवियाँ रख सकता है, ठीक है। इसके वजह से महिलाओं को समस्याएं हुई। फिर सती प्रथा, बाल विवाह, फिर जो विधवा औरतें हैं उनके संग बुरा व्यवहार करना, ये सब धर्मशास्त्र के समय तो था ही, मिडिवल पीरियड में ये और आगे बढ़ा। The priestly class misinterpreted the sacred text to their advantage and created the impression that all these evil practices had religious sanction। अब देखिए, जो priestly class, जो पुजारी वर्ग, या आप कह सकते हैं जो आप मौलवी लोग जो थे, ठीक है, जो भी धार्मिक किताबें थी, साहित्य था, उसको अपने इस्तेमाल के लिए, ठीक है, गलत तरीके से लोगों के सामने रखे। वो ये बोलते थे कि ये जो एविल प्रैक्टिसेस है, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं के संग बुरा व्यवहार करना, वो कहते थे कि ये धर्म कहता है कि इस तरह से होना चाहिए। Since women were denied the right to education and kept away from participation in life outside the home, they could neither know the reality nor question the existing practices। अब देखिए, हालांकि जो महिलाएं थी उनको तो ये अधिकार नहीं था कि वो पढ़ सकें, साथ ही साथ उनको बाहरी दुनिया से, उनके घर के बाहर क्या हो रहा है उस दुनिया के बारे में उनको जानकारी भी नहीं होता था। तो इस वजह से उनको सच्चाई का भी पता नहीं चलता था और वो सवाल भी नहीं उठा पाती थी जो प्रथाएं चल रही थी, जो नियम कानून उनको मानना पड़ता था। अब नेक्स्ट वीडियो में आप मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि मॉडर्न पीरियड में महिलाओं की जो स्थिति है वो कैसी रही।